प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि क्लास 10th गणित में आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति देखा जाए तो बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप ध्यान से समझते हैं तब, और अगर आपको अच्छा तरीका से समझाया जाए तब, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ाई करना है। बात करें निर्देशांक ज्यामिति में 10th क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें मुख्य 3 टॉपिक ही पढ़ाई करना है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है दूरी सूत्र, दूसरा टॉपिक है विभाजन सूत्र और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान भी है, और पूरा एनिमेशन के माध्यम से हम आप लोगों को आज के क्लास में इस चैप्टर को समझाने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बन रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरे बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा। अगर आप ये चैप्टर इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ाई किए हैं, अगर आप इस चैप्टर का नाम भी नहीं सुने हैं, तो भी मैं आपको ये चैप्टर इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा कि आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे इस चैप्टर को। बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि यह चैप्टर आपको 9th क्लास में भी पढ़ना था, लेकिन अगर आप 9th में नहीं भी पढ़े हैं, कभी भी ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो आप आराम से समझ पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट का चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, और इसके बाद हम लोग जो है दूरी सूत्र पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। जितने बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी विषय का जो है बेहतर तैयारी के लिए, क्लास 10th के बेहतर तैयारी के लिए आपको सभी विषय का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको इस वाले ऐप पर जो है मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर यह ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर इस ऐप पर पेड कोर्स चल रहा है तो आप लोग पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अगर बात किया जाए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति का जो जन्मदाता है वो रेने दकार्ते को माना जाता है। कहीं कहीं पर दकार्ते लिखा है, कहीं कहीं पर देकार्ते लिखा है। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, फ्रांस के रहने वाले थे, रेने दकार्ते। इन्होंने ही निर्देशांक ज्यामिति का मतलब कह सकते हैं कंसेप्ट पूरे दुनिया को दिया। तो सीधा याद रखेंगे कि फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते को निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि रेने दकार्ते ने ही, इन्होंने ही इस चैप्टर को मतलब लिखने का काम किया होगा, ये समझ सकते हैं। इनका जन्म 31 मार्च 1556 को हुआ था और 11 फरवरी 1650 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। ये आप ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेने दकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति का कंसेप्ट दिया था। ये आप याद रखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ही कभी गणित में आपको काम आ सकता है। अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो ज्यामिति का नाम, ज्यामिति शब्द तो आप कई बार सुने होंगे, लेकिन निर्देशांक शब्द अगर नहीं सुने हैं तो मैं आपको बता दूं कि निर्देशांक का क्या मतलब है। ये पूरा डिटेल हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये फोकस करना होगा कि निर्देशांक क्या होता है। और ज्यामिति तो आप जानते ही हैं कि रेखा और कोण से संबंधित अध्ययन को ज्यामिति कहते हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन निर्देशांक शब्द क्या है उसको समझेंगे। लेकिन उस सभी को समझने से पहले यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कार्तीय तल। कार्तीय तल समझेंगे सबसे पहले, एवं चतुर्थांश। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है। मतलब बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको बताऊंगा, 0 से हीरो लेवल तक मैं आपको बताऊंगा, एकदम पूरे बेसिक लेवल से, पूरे एनिमेशन के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से जो है बने रहिए। देखिए, नाम है कार्तीय तल। तल मतलब प्लेन। अगर देखा जाए तो ये जो आपका स्क्रीन है वो भी एक तल है, ये भी क्या है, एक तल है, यानी कि समतल कह सकते हैं।
इसको आप लोग, ठीक है। तो ये एक समतल है। अब बात करते हैं कि आखिर कार्तीय तल क्या होता है। ये साधारण सा पेज है आपका, साधारण सा पेज है, तो ये साधारण तल है। लेकिन किसी भी साधारण तल को कार्तीय तल बनाने के लिए क्या करना होगा वो समझिए। अगर आप इस शब्द पर गौर करेंगे तो कार्तीय जो शब्द है वो आपको लगेगा कि रहने दकारते से बना है, दकारते से मिलता जुलता है कार्तीय शब्द। तो चूंकि कार्तीय तल रहने दकारते ने ही दिया था, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कार्तीय शब्द इनके नाम पर ही है। तो कौन सा तल? कार्तीय तल। कार्तीय ये क्या है? एक साधारण तल है। लेकिन कार्तीय तल कब कहेंगे इसे, उस पर बात करेंगे। चूँकि कार्तीय तल का निर्माण, कार्तीय तल का कंसेप्ट सबसे पहले रहने दकारते ने दिया था, इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, कार्तीय तल। अब जानते हैं कि किसी भी साधारण तल को हम कार्तीय तल कब कहेंगे। ये तो साधारण तल है। कार्तीय तल होने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको एक रेखा लेना है, क्षैतिज रेखा। ये जो रेखा मैंने लिया ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेंगे, जो ये रेखा आप देख सकते हैं। तो जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक तल पर हम खींचते हैं तो ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। कितना डिग्री कोण बनाना चाहिए? 90 डिग्री का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बना भी रही है ये दोनों रेखा। तो ये दोनों रेखा ने क्या किया? पहले अगर देखा जाए तो ये एक सिंपल प्लेन था, साधारण तल था। इतना अगर देखा जाए तो पहले क्या था? साधारण तल था। लेकिन जैसे ही हमने क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा तो ये तल 4 भागों में बट गया। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 भागों में क्या हो गया? बट गया। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब किसी साधारण तल पर हम क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं तो वह इस तरह से 4 भाग में बट जाता है, और तब इसी तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। यानी कि वह तल जिस पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरह से खींचा गया हो उसे हम कार्तीय तल कहेंगे। तो ये तल 4 भागों में बट चुका है और बन चुका है ये कार्तीय तल। कार्तीय तल में आपको बताना चाहिए कि इस रेखा का नाम होता है क्षैतिज रेखा और इसका नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो मैं अब आपको पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, इसीलिए इस रेखा का नाम हम एक्स देते हैं। और जो इधर है वो -x लिखते हैं। क्यों -x लिखते हैं वो अभी जस्ट आपको कुछ मिनट में पता चल जाएगा। तो ये -x अक्ष है, इसीलिए इसको माइनस हम x लिखते हैं। फिर ऊपर हम क्या लिखते हैं? तो y अक्ष है तो इसको y लिखते हैं, और नीचे -y अक्ष हम बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो याद रखिएगा कि ये जो दोनों बिंदु जहाँ पर कटी वो होता है 0। वो क्या होता है? 0 होता है। और 0 के दाहिने ये होता है धनात्मक x अक्ष, और 0 के बाएं ये होता है ऋणात्मक x अक्ष। 0 के नीचे ऋणात्मक y अक्ष और 0 के ऊपर धनात्मक y अक्ष होता है। लेकिन अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो मैं बता दूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो अक्ष है क्या कहलाएगा? तो साधारण इसको x अक्ष कहेंगे। लेकिन अगर आधा आधा पूछा जाए 0 से बाएं तो ये माइनस वाला x अक्ष यानी कि ऋणात्मक x अक्ष, और यहाँ इधर धनात्मक x अक्ष जो है हम बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। ये वाला अक्ष जहाँ जो x अक्ष है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे x अक्ष। क्या बोलेंगे सर? इसको x अक्ष बोलेंगे। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक x अक्ष बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। और x अक्ष को ही हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। x अक्ष को ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। दूसरा जो ऊपर वाला जो आपको खरा रेखा दिखाई दे रहा है वो अगर उसका बात किया जाए तो उसको बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको y अक्ष बोलते हैं। y अक्ष यहाँ से लेके आप यहाँ तक y अक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर धनात्मक y अक्ष पूछेगा
तो धनात्मक y अक्ष केवल यहाँ से यहाँ तक होगा और ऋणात्मक y अक्ष यहाँ से यहाँ तक होगा। ऐसा क्यों है मैं आपको जस्ट आगे बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ से यहाँ तक y अक्ष बोला जा सकता है, लेकिन अगर आपको पूछे कि x अक्ष बोलेंगे, लेकिन अगर पूछेगा कि धनात्मक x अक्ष कौन है तो इतना है धनात्मक x अक्ष और यहाँ से यहाँ तक क्या है ऋणात्मक x अक्ष है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष मिलती है, इस बिंदु पर जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को सर हम कहते हैं मूल बिंदु। नाम याद रहेगा, मूल बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं। इतना आप याद रखने की कोशिश करें। एंड बात करें, ये वाला जो दिखाई दे रहा है मूल बिंदु से बाईं ओर जो अक्ष है, इसको कहते हैं हम लोग ऋणात्मक x अक्ष। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ऋणात्मक x अक्ष कहेंगे। और फिर मूल बिंदु से नीचे वाला जो है, जिसमें हमने -y लिख रखा है, इसको कहते हैं हम लोग ऋणात्मक y अक्ष। अब ऋणात्मक x अक्ष आपने समझ लिया, ऋणात्मक y अक्ष समझ लिया, तो इधर मूल बिंदु से दाहिने धनात्मक x अक्ष होगा और मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक y अक्ष होगा। इतना आप जरूर याद रखें, ठीक है। अब बात उठता है कि ये कैसे, मतलब ऋणात्मक धनात्मक मूल बिंदु वगैरह x अक्ष y अक्ष क्या है। देखिए, याद रखने की ज़रूरत है आपको कि ये जो बिंदु है ये होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु होता है 0। संख्या रेखा का नाम आपने सुना होगा तो आपको पता होगा 0 होगा। और मूल बिंदु से दाहिने जो दूरी है वो प्लस में ली जाती है। तो मान लीजिए कि ये 1 है, ये अगर 2 है, ये 3 है और ये 4 है, सभी के बीच में दूरी एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो मूल बिंदु से दाहिनी तरफ x अक्ष पर प्लस में लिखेंगे और फिर मूल बिंदु से बाईं तरफ x अक्ष पर हम माइनस में लिखेंगे। तो इसको बोलेंगे हम -1, इसको बोलेंगे -2, इसको -3 और इसको आप -4 बोल सकते हैं। तो -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। और इसका मतलब नहीं कि -4 तक ही है, इसको आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, -5 -20 तक। ये तीर जो लगा हुआ है ना, इस तीर का मतलब है कि आप अनंत दूरी तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चला कि x अक्ष पर मूल बिंदु के दाहिने प्लस में लिखते हैं और मूल बिंदु के बाएं माइनस में लिखते हैं। y अक्ष पर बात किया जाए तो मूल बिंदु के ऊपर लिखेंगे प्लस में, ये होगा +1, ये होगा +2, ये होगा +3 और ये होगा +4। तो हम इसको बोल देते हैं 1 2 3 और 4। फिर नीचे माइनस में लिखा जाएगा तो लिखेंगे -1 -2 -3 और -4। तो ये माइनस आपका 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ये है कार्तीय तल। क्या है प्यारे बच्चों? कार्तीय तल है। कार्तीय तल का कुछ जानकारी यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं और कुछ चर्चा करने वाला हूँ। चर्चा ये करने वाला हूँ कि आप याद रखें कि मूल बिंदु जो है उस बिंदु को कहते हैं जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष जाके मिलता है या प्रतिच्छेद करता है। और मूल बिंदु से दाहिने साइड x अक्ष पर प्लस में संख्या लिखेंगे, बाएं साइड माइनस में लिखेंगे, ऊपर प्लस लिखेंगे, नीचे माइनस लिखेंगे। कई बार बच्चे भूल जाते हैं तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, एक लॉजिक बता दो। ट्रिक क्या है? लॉजिक बता देता हूँ कि दाहिना हाथ जो है हमेशा पॉजिटिव होता है और बायां हाथ नेगेटिव होता है। तो दाहिना में आप पॉजिटिव, बायां में नेगेटिव। ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ऊपर y अक्ष पर जो ऊपर है हम क्या ले रखे हैं? प्लस में ले रखे हैं। और y अक्ष पर नीचे किस में लेंगे भाई साहब? हम माइनस में लेंगे। तो ये आप याद रखें। दूसरी बात, या अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इसको +x बोला गया है और क्यों इसको -x बोला गया है। +x इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इधर धनात्मक वैल्यू लिया जाता है और इधर माइनस वाला वैल्यू लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, इसीलिए।
ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि माइनस एक्स के जगह पे कई जगह पर एक्स डैश लिखा होता है, तो एक्स लिखा रहे या एक्स डैश लिखा रहे दोनों बात बराबर है। इधर y क्यों लिखा गया है प्लस में, वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इधर प्लस में वैल्यू लिया जाता है। और इधर माइनस y क्यों लिखा गया है वो भी समझ गए होंगे। और माइनस y को आप y डैश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? y डैश भी बोल सकते हैं। तो अगर कहीं पर y डैश दिखा मिले तो घबराइएगा नहीं, बात समझ लीजिएगा कि सर तो बताए थे दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये आप इतना समझे। कार्तीय तल के बारे में मैंने अभी तक जो ज्ञान दिया उतना ज्ञान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कार्तीय तल के बाद हम बात करेंगे चतुर्थांश का, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक था प्यारे बच्चों इस चैप्टर का वो था हमारा कार्तीय तल, और कार्तीय तल के अंदर ही होते हैं चतुर्थांश। तो चलिए अब हम लोग ये जो शब्द है मेरे पास चतुर्थांश, उसको क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम समझने वाले हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है? आपने जस्ट देखा था कि अगर क्षैतिज रेखा लिया था मैंने और ऊर्ध्वाधर रेखा लिया था, तो ये क्या किया था, तो ये किया था ये कि साधारण तल को 4 भागों में बांट दिया था, और इस तरह से ये तल कार्तीय तल कहलाया था। जब हम किसी साधारण तल पर इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच देते हैं तो वो तल अब साधारण तल नहीं रह जाता है, वो बन जाता है कार्तीय तल, जिसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष होते हैं इस तरह से, जिस तरह से हमने अभी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। अब देखिए होता क्या है कि जब कार्तीय तल खींचते हैं तो कोई भी तल 4 भागों में बंट जाता है। पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा बट रहा है कि नहीं? बोलेंगे यस सर 4 भागों में बट रहा है। कोई भी तल कितने भागों में बट जाता है प्यारे बच्चों? 4 भागों में बट जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्तीय तल जो है ना उसमें 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो 4 में से किसी एक को कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश शब्द का जो अर्थ है, अगर इसको शब्द को तोड़ के समझने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं चतुर्थ प्लस अंश। चतुर्थ प्लस अंश, किसी भी चीज़ का चतुर्थ अंश मतलब चौथा अंश कहलाता है चतुर्थांश। तो कार्तीय तल का ये अगर पार्ट देखा जाए तो चौथा अंश है, यानी कि 4 में से 1 अंश है। ये पार्ट देखा जाए तो ये भी चौथा अंश है, 4 में से कोई 1 अंश है। ये देखा जाए तो 4 में से कोई 1 अंश है, और ये भी देखा जाए तो 4 में से कोई 1 अंश है, यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं कार्तीय तल में। कार्तीय तल में कितने होते हैं? 4 चतुर्थांश। तो किसी एक भाग को कहा जाता है चतुर्थांश। तो याद, अब हमें पता होगा ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, किसी भी चीज़ का चौथा भाग है चारों। तो अब याद रखने योग्य आप लोगों के लिए बात यह होगा कि कौन जो है पहला चतुर्थांश है, कौन दूसरा चतुर्थांश है, कौन तीसरा चतुर्थांश है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्लस एक्स अक्ष और प्लस वाई अक्ष के बीच जो स्थान बनता है उसको कहते हैं चतुर्थांश 1। फिर दूसरा याद रखिएगा कि प्लस वाई अक्ष और माइनस एक्स अक्ष के बीच जो स्थान बनता है उसको कहते हैं चतुर्थांश 2। माइनस एक्स अक्ष और माइनस वाई अक्ष के बीच जो स्थान बनता है उसको कहते हैं प्यारे बच्चों चतुर्थांश 3। और माइनस वाई अक्ष और प्लस एक्स अक्ष के बीच जो स्थान बनता है, ये जो जगह बना, उसे कहेंगे चतुर्थांश 4। क्या कहेंगे उसे? चतुर्थांश 4 कहेंगे। तो चतुर्थांश 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, ये नंबर फिक्स है, ऐसा नहीं कि आप इसको चतुर्थांश 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, इसको 3 बोल दीजिए, इसको 4 बोल दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ये फिक्स है, जिसको जो बोला गया है वो वही है, आप उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। पूछा जाएगा कि अब मान लो हम आपको ऐसे कर दिए, हटा दिए, पूछेंगे इसमें चतुर्थांश 3 कौन है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि चतुर्थांश 3 ये है, ऐसा बोलना गलत है।
चतुर्थांश 3 जो है वो पहले से हमने फिक्स कर दिया, वही होगा। तो बोलेंगे चतुर्थांश 3 ये है। हम बोलेंगे चतुर्थांश 1 कौन है, तो चतुर्थांश 1 ये है। चतुर्थांश 2 कौन है, तो 2 ये है। और चतुर्थांश 4 कौन है, तो चतुर्थांश 4 ये है। यही आपको हमेशा क्या करना है, बताना है। जो ना बताया जाए वो कभी भी नहीं बताना है। तो चतुर्थांश 1, 2, 3 और 4 कौन है, ये आपको याद रहना चाहिए। और सिंपल है, आप ऊपर से दाहिने साइड से शुरू कीजिए, 1, 2, 3, 4, बस। इसमें कोई ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत जो है नहीं है। तो चतुर्थांश आप समझ पाए होंगे कि चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4 क्या है। अब सभी चतुर्थांश का चिन्ह होता है। चतुर्थांश का क्या होता है सर जी, चिन्ह होता है। क्या चिन्ह होता है, जरा वो भी आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो देखिए, चतुर्थांश 1 का चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस। चतुर्थांश 1 का चिन्ह क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस होता है। तो अभी आप धैर्य रखिए कि आखिर चतुर्थांश 1 का चिन्ह प्लस कॉमा प्लस क्यों हुआ, ये आपको आगे पता चलेगा। दूसरा याद रखिएगा कि चतुर्थांश 2 का चिन्ह होता है माइनस कॉमा प्लस। क्या होता है भाई साहब, माइनस कॉमा प्लस होता है। और चतुर्थांश 3 का होता है माइनस कॉमा माइनस। और चतुर्थांश 4 का होता है प्लस कॉमा माइनस। प्लस कॉमा क्या होता है, माइनस होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये चिन्ह क्यों हैं। और चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4 जो आप सर में पढ़ा रहे हैं ना, इसका क्या जरूरी पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस वाले कंसेप्ट से, चतुर्थांश और उसके चिन्ह वाले कंसेप्ट से, वो जस्ट मैं अभी आपको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये होता है भाई साहब मूल बिंदु। ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जिसको हम 0 बोलते हैं। ये मूल बिंदु का मान क्या होता है सर, 0 होता है। दाहिने साइड +1, +2, +3, +4 लेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 है। बाएं साइड -1, -2, -3, -4 लेंगे तो ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। इस तरह से ऊपर में जस्ट मैं आपको बताया था कि +1, +2, +3, +4 लेते हैं, 1, 2, 3, 4 लेंगे। नीचे में माइनस में वही सब चीज़ लेते हैं, 1, 2, 3, 4। ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा और ये -4 होगा। ये आप इतना अभी ध्यान रखिए कि चतुर्थांश 1 क्या है, 2 क्या है, 3 और 4 क्या है, और किस चतुर्थांश का चिन्ह क्या है। और इस वाले कंसेप्ट से अभी जस्ट आपको बनाना होगा क्वेश्चन। लेकिन ये कब काम आएगा, ज़रा उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं इससे आगे वाले कंसेप्ट का। हमारे पास अब अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है किसी बिंदु का कार्तीय तल पर निर्धारण। कि भाई कोई बिंदु कार्तीय तल पर कहाँ होगा, ये हम अब सीखने वाले हैं। कोई भी बिंदु कार्तीय तल पर कहाँ होगा, ये अब हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा कार्तीय तल। तो मैंने ले लिया एक एक्स अक्ष, वाई अक्ष ले लिया, इसका नामकरण कर देते हैं एक्स, वाई -x -y। अब ये करने के बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं, तो इस पर बिंदु को बैठा करके देखेंगे कि किस बिंदु का जो मान है वो कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आप सभी जानते हैं कि मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु होता है प्यारे बच्चों 0। आप यहाँ पर ले लीजिए 1, ले लीजिए 2, 3 और 4 ले लिया आपने। इसको लिख देंगे हम लोग 1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3 और इसको लिखेंगे 4। इधर होगा आपका -1, -2, -3 और -4। याद रहे कि
प्रत्येक दो बिंदु के बीच का दूरी हमेशा समान होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा समान नहीं भी हो पा रहा है, लेकिन आप लोग हमेशा स्केल से माप करके लिखेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। फिर आप इधर भी क्या कर लेंगे, ले लेंगे 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। फिर हम इधर ले लेंगे -1 -2 -3 और -4 मान लीजिए ये पॉइंट होगा। लिख भी देते हैं -1 -2 -3 और -4। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ एक, इस पर कहीं भी कोई बिंदु डाल दीजिए। इस एक्स मतलब इस काटते तल पर कहीं भी कोई बिंदु डाल दीजिए और उस बिंदु का निर्देशांक पता कीजिए कि क्या होगा। अब आपको पता चलेगा कि निर्देशांक क्या होता है। अब आपको क्या पता चलेगा कि निर्देशांक क्या होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक के बारे में पता चलेगा, कार्तीय तल में चतुर्थांश और उसके चिन्ह के बारे में भी इसी पेज में आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए कि मैंने एक बिंदु दे दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। ये बिंदु मान लीजिए कि एक हल्का कलर चेंज ले लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। मान लीजिए कि ये बिंदु मैंने आपको दिया, ठीक है, 1 मिनट, और इस बिंदु के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मैंने बोल दिया कि ये बिंदु ए है। मैंने बोल दिया क्या है, बिंदु ए है। तो इस बिंदु का एक्स अक्ष पर क्या स्थान है और वाई अक्ष पर क्या स्थान है, मैं ये पूछना आपको चाहता हूँ। यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक मैं पूछ रहा हूँ, मैं बिंदु ए का निर्देशांक आपसे पूछ रहा हूँ। तो कभी भी कार्तीय तल पर कहीं भी कोई बिंदु आपको दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि इसका निर्देशांक निकालिए, आपको क्या बोला जाए, आपको बोला जाए कि इस बिंदु का आप क्या निकालिए, निर्देशांक निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप उस बिंदु से लंबवत यानी कि बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक्स अक्ष पर जाइएगा। आप कहाँ पर जाइएगा, एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पर हम इस बिंदु से सीधा सीधा कहाँ जाएंगे, नीचे एक्स अक्ष पर जाएंगे। नीचे कहाँ जाएंगे, एक्स अक्ष पर जाएंगे। तो नीचे एक्स अक्ष पर आया मैं, तो मुझे पता चला कि ये तो 4 पर आ रहा है। एक्स अक्ष पर कितना पर है, 4 पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे और फिर कॉमा लगा लीजिएगा। फिर क्या लगा लीजिएगा, कॉमा, ठीक है। और कॉमा लगाने के बाद अब देखिएगा कि ये वाई अक्ष पर कहाँ है। तो वाई अक्ष पर चलिए, वाई अक्ष पर सीधा जाना है, न कि ऊपर न कि नीचे। अब ऐसा नहीं कि कोई ऊपर चला जाएगा हल्का या फिर नीचे आ जाएगा। आपको ऐसा भी ऐसे या ऐसे नहीं चलना है, पूरा सीधा चलना है, सीधा चलना है, सीधा नीचे और सीधे बाएं या सीधे दाहिने चलना है आपको, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। जब आप वाई अक्ष पर गए तो आपको पता चला कि 3 पर चला गया। ये कहाँ चला गया, 3 पर। तो बिंदु ए का निर्देशांक मिल गया। सर बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, तो बोलेंगे बिंदु ए का निर्देशांक है 3,4। 3,4। तो इसी तरह से हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी बिंदु का क्या कर सकते हैं, निर्देशांक। अगर कार्तीय तल पर कोई भी बिंदु अगर आपको दे दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उससे डायरेक्ट सीधा आइएगा कहाँ, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर जहाँ पर आए वो है एक्स उसको लिख लीजिएगा, एक्स निर्देशांक ये कहलाएगा जनरली। और वाई पर जाइएगा, जितना पर जाएगा वहाँ पर क्या कीजिएगा, कॉमा लगा करके आप उसको लिख लीजिएगा। तो बिंदु ए का निर्देशांक हो गया 3,4। अगर आपको अब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है और आपको पूछा जाए कि बताओ बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, तो बोलिएगा बिंदु ए का निर्देशांक है 3,4। अब मैं आपको बता दूं कि इस बिंदु ए के निर्देशांक में 2 चीज़ दिख रहा है। एक तो दिख रहा है 4 और दूसरा दिख रहा है 3। तो हमें जानना होगा कि 4 क्या है और 3 क्या है। 4 क्या है और 3 क्या है, वो हमें क्या करना होगा, जानना होगा। तो ध्यान लगाइए कि 4 को क्या कहते हैं और 3 को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, इसी कलर से लिख देते हैं।
यहाँ पर आपके याद रखने योग्य बात है कि ये 4 क्या है, तो सर 4 जो है ना वो तो एक्स अक्ष का वैल्यू है। इस बिंदु ए से एक्स अक्ष पर जो गए थे वही 4 है। तो पहले देखिए एक्स पर जाइएगा फिर वाई पर जाइएगा, तो पहले आपने देखा कि पहले एक्स पर गए थे हम, फिर वाई पर गए थे, तो ये 4 एक्स निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर ये 4? तो ये कहलाएगा एक्स निर्देशांक। क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक। क्या कहलाएगा? ये एक्स निर्देशांक कहलाएगा। और याद रखिएगा कि एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम होता है भुज। एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम क्या होता है सर? भुज होता है। तो एक्स निर्देशांक को ही हम भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को ही हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और ये 3 क्या है? तो सर 3 जो है ना ये y अक्ष का बिंदु है। तो y अक्ष पर हम 3 पर गए थे, तो यहाँ पर ये y निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका नाम क्या होगा? y निर्देशांक। y निर्देशांक कहलाएगा ये। तो y निर्देशांक आपने समझा, ये क्या कहलाएगा? y निर्देशांक कहलाएगा। और y निर्देशांक को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए, कोटि कोटि नमन आपने सुना होगा। तो y निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अब आपने देख लिया कि अगर कार्तीय तल पर कोई भी बिंदु दे दिया जाएगा और उसका निर्देशांक निकालने के लिए बोलेगा, तो हम कैसे निर्देशांक निकालेंगे, ये आपने क्या कर लिया? देख लिया। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ से सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो आपको क्वेश्चन मतलब ये तो नहीं पूछेगा एक बिंदु देकर के उसका निर्देशांक, तो 10th में नहीं पूछेगा, ये 9th में पूछा जाता है। कोई कार्तीय तल बना दिया, उस पर कहीं बिंदु दे दिया और उसका निर्देशांक पूछेगा, तो वो तो ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बिंदु P है 3,5, तो इस बिंदु में कोटि का मान कितना है? क्या पूछेगा? कोटि का मान कितना है? तो सर पहला होता है x, दूसरा होता है y। तो y निर्देशांक को आप कोटि बोले थे, तो कोटि का मान है 5। और इसमें पूछेगा कि x निर्देशांक कितना है? तो x निर्देशांक है 3, या फिर इसी को पूछ सकता है कि इस बिंदु P का भुज क्या है? बिंदु P का भुज क्या है? तो आप बिंदु P का भुज बता देंगे। भुज बताने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, पहला जो है भुज होगा, दूसरा कोटि। पहला x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक, और x निर्देशांक को ही भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो इस तरह से बिंदु दे देगा और आपसे पूछेगा कि भुज कौन है और कोटि कौन है। ठीक है। अब मैं आपको मतलब एक दूसरे क्वेश्चन से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको दे दिया 5 कॉमा मान लीजिए कि दे दिया आपको 2, तो 5,2 दे दिया, तो बोलेगा कि इसका नाम Q है, तो पूछेगा कि बिंदु Q का भुज क्या है? तो बिंदु Q का भुज है आपका 5। और अगर ये पूछेगा कि बिंदु Q का कोटि क्या है, तो बोलेगा बिंदु Q का कोटि है 2। बिंदु Q का कोटि है 2। तो ये बात आपने सीखा कि भुज और कोटि पूछेगा तो कैसे बताएंगे? x निर्देशांक, y निर्देशांक पूछेगा तो क्या बताएंगे? अब हम पीछे आपको मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि आखिर प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस क्यों होता है, दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह प्लस माइनस प्लस क्यों होता है, और तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस, और चौथा चतुर्थांश का चिन्ह प्लस माइनस क्यों होता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर अब आप मुझसे एक बात समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया ये बिंदु, मैंने क्या दिया? यहाँ पर एक बिंदु मैं दे रहा हूँ और उसका निर्देशांक आप बताइएगा क्या होगा। मैं मान लीजिए कि ये बिंदु आपको दे रहा हूँ और ये बिंदु मैंने दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। इस बिंदु का नाम मैंने B दे दिया। इस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया? B दे दिया। और मैं पूछ रहा हूँ
कि बताइए इस बिंदु B का निर्देशांक कितना होगा, बिंदु B का निर्देशांक कितना होगा। तो प्यारे बच्चों अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना हो तो आप सबसे पहले उस बिंदु से लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधा सीधा कहाँ जाइएगा, एक्स अक्ष पर जाइएगा। कहाँ जाइएगा, एक्स अक्ष पर जाइएगा। तो बिंदु B से एक्स अक्ष पर जाएंगे तो नीचे आना होगा, तो सीधा सीधा नीचे आते जाइए, सीधा सीधा क्या करते जाइए, नीचे आते जाइए। सर सीधा सीधा नीचे आए तो हम -3 पर आ गए, यानी कि बिंदु B का एक्स निर्देशांक -3 है। फिर कॉमा लगा लीजिए और फिर y निर्देशांक पता कीजिए इसका। तो सर y निर्देशांक पता करने के लिए हमें सीधा सीधा y अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए y अक्ष पर जाना होगा। तो y अक्ष पर सर मैंने जब गया तो मैं 4 पर चला गया, इसका मतलब है कि जो y निर्देशांक है वो +4 है। तो बिंदु B का निर्देशांक हो गया -3, +4। अब एक चीज़, एक अगला बिंदु मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया, कहाँ पर सर, तो यहाँ मान लो बिंदु मैंने दे दिया, ठीक है। ये बिंदु मैंने आपको दिया और एक मिनट मान लो ये बिंदु मैंने आपको दिया और इस बिंदु का मैं आपसे पूछ रहा हूँ निर्देशांक, और इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया C। एक मिनट, हल्का और नीचे आएगा, शायद ये हल्का नीचे आएगा, उतना ज़्यादा तो नीचे नहीं आएगा, हल्का नीचे आएगा। तो मैं पूरे क्लियर समझना चाहता हूँ बातों को। तो मान लीजिए ये बिंदु मैंने आपको क्या किया, दिया, और इस बिंदु का मैंने आपसे निर्देशांक पूछ लिया, इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया C। अब आप इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सर आपने ही बोला है कि पहले x पर जाना, x अक्ष पर, और फिर y अक्ष पर जाना। ये बात याद ना रहे तो आप याद कर लीजिएगा ABCD को, ABCD में पहले x होता है तब y होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस C बिंदु से x अक्ष पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, x अक्ष पर जाएंगे। ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, अगर कोई बिंदु कार्तीय तल पर दे दिया गया है, उसका निर्देशांक निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकाल लेंगे वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपका बिंदु C का x निर्देशांक हुआ -4, x निर्देशांक कितना हुआ, -4 हो गया। फिर आप कॉमा लगा लेंगे और फिर y निर्देशांक निकालने के लिए आप जाएंगे कहाँ पर, तो यहाँ y अक्ष पर जाएंगे। तो y अक्ष पर जब आप जा रहे हैं तो आपको पता चला कि हम तो -4 पे आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं, -4 पे, यानी कि C बिंदु का जो निर्देशांक है -4, -4 हो गया। C बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, -4, -4 हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं एक बिंदु और आपको देता हूं और आप बताइएगा कि उसका निर्देशांक कितना होना चाहिए या फिर कितना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको दिया ये बिंदु, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मान लीजिए कि ये बिंदु मैंने आपको दिया और मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए आप लोग कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया D, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको x अक्ष पर जाना है। तो जाइए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधा x अक्ष पर जाइए। x अक्ष पर देखिए, मेरा हाथ हल्का दाएं बाएं हो रहा है, लेकिन आप लोग स्केल बैठा के खींचिएगा तो दाएं बाएं नहीं होगा। तो हमने देखा कि x अक्ष पर जब मैं गया तो इसका वैल्यू 3 आया, मतलब x निर्देशांक हो गया 3। अब कॉमा लगा के y अक्ष पर जाएंगे तो y अक्ष पर कहाँ आ रहा है भाई साहब, हम लोग -4 पे आ रहे हैं। तो क्या हो गया, -4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने समझा कि अगर कार्तीय तल पर कोई बिंदु दिया रहेगा तो उसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये आपने समझ लिया। दूसरी बात आपने समझा कि x निर्देशांक किसको कहते हैं, y निर्देशांक किसको कहते हैं, भुज किसे कहा जाता है और कोटि किसे कहा जाता है, इतना समझा आपने अभी तक। अब क्या करेंगे सर हम आगे, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको बोला था कि कोई भी जैसे कि मतलब चतुर्थांश के बारे में मैंने बताया था आपको, चतुर्थांश के बारे में बताया था कि चतुर्थांश 1 का मान कैसे प्लस होता है, चतुर्थांश 2 का मान
कैसे माइनस प्लस होता है और चतुर्थांश 3 का मान कैसे माइनस माइनस होता है और चतुर्थांश 4 का मान कैसे प्लस माइनस होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। चतुर्थांश 1 का जो चिन्ह है वो प्लस प्लस है। चतुर्थांश 1 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस प्लस है। इसका क्या मतलब है, तो आप इसमें आप मतलब देख सकते हैं कि उसका आखिर क्या मतलब है। तो देखिए उसका मतलब है चतुर्थांश 1 का चिन्ह प्लस प्लस होता है। इसका मतलब यह है कि चतुर्थांश 1 में कहीं भी अगर कोई बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक भी प्लस होगा और y निर्देशांक भी प्लस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर कहीं भी बिंदु है उसको x अक्ष पर ले जाइएगा तो प्लस पर ही आएगा। देख सकते हैं सभी के सभी क्या है, प्लस है। और इसको y अक्ष पर ले जाइएगा तो वो प्लस पर ही जाएगा। देख सकते हैं क्योंकि y अक्ष यहाँ पर क्या है, प्लस वाला है। तो यहाँ पर ये समझ में आया आपको कि आखिर चतुर्थांश 1 का चिन्ह प्लस प्लस क्यों होता है। प्लस प्लस का मतलब है कि चतुर्थांश 1 में x निर्देशांक भी प्लस और y निर्देशांक भी क्या होगा, प्लस में होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये 4 भी प्लस और 3 भी क्या है, प्लस है। और जस्ट हम अभी बता रहे थे आपको कि चतुर्थांश 2 है ये, और चतुर्थांश 2 का चिन्ह होता है माइनस कॉमा प्लस। तो माइनस कॉमा प्लस का क्या मतलब है, मतलब ये है कि चतुर्थांश 2 में कहीं पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक माइनस होगा, देख सकते हैं, और y निर्देशांक प्लस होगा, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए किसी भी चीज़ को मैं रटने नहीं दूंगा आपको, मैं कारण बताऊंगा कि हाँ ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, और कारण मैं बता के पढ़ाऊंगा तो कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं कारण नहीं बताता कि चतुर्थांश 1 का चिन्ह प्लस प्लस क्यों होता है तो आप रटते कि चतुर्थांश 1 का चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस, चतुर्थांश 2 का चिन्ह होता है माइनस कॉमा प्लस। तो ये आपने समझा क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इसमें कहीं भी कोई बिंदु है चतुर्थांश 2 में और उसको x अक्ष पर ले जाएंगे तो माइनस पर ही जाएगा। देखो ले अब, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या है, सबके सब माइनस ही है, तो वो माइनस पर ही जाएगा। इसीलिए x निर्देशांक क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, इसीलिए इसका चिन्ह माइनस। और y निर्देशांक पर ले जाएंगे तो प्लस पर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर पूरा क्या है, प्लस है, तो इधर कभी भी जाएंगे तो प्लस ही होगा, इसीलिए इसका y निर्देशांक प्लस है। और इस वाले क्वेश्चन में भी मतलब हमने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें भी देख सकते हैं। तो इसका माइनस कॉमा प्लस क्यों होता है, क्योंकि x निर्देशांक इसमें माइनस होगा हमेशा और y निर्देशांक हमेशा प्लस होगा। तो ये इसीलिए जो फर्स्ट यानी कि जो दूसरा चतुर्थांश है उसका चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस। तीसरा चतुर्थांश का प्यारे बच्चों मैंने आपको चिन्ह बताया माइनस कॉमा माइनस। इसका मतलब अब आप आराम से समझ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि चतुर्थांश 3 में कहीं भी कोई बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक भी माइनस होगा और y निर्देशांक भी माइनस होगा। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं, कहीं भी कोई बिंदु डाल दो और उसको x अक्ष पर ले जाओ तो देखो माइनस पर ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो माइनस ही है, तो x निर्देशांक हमेशा माइनस ही होगा। और y निर्देशांक पर ले जाएंगे तो y पर ही भी माइनस पर ही जा रहा है, क्योंकि ये y निर्देशांक माइनस देगा, क्योंकि ये माइनस y अक्ष है। तो इसीलिए चतुर्थांश 3 का चिन्ह होता है माइनस कॉमा माइनस। चतुर्थांश 3 का चिन्ह क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस। और चतुर्थांश 4 का चिन्ह होता है प्लस कॉमा माइनस। इसका मतलब है कि चतुर्थांश 4 में अगर कहीं भी कोई बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक प्लस होगा और y निर्देशांक माइनस होगा। x निर्देशांक प्लस क्यों, क्योंकि देखो हम जब x अक्ष पर जा रहे हैं तो ये सारा का सारा प्लस है, और इधर y अक्ष पर आएंगे तो ये सारा का सारा क्या होगा, माइनस होगा। बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात आपने समझा। तो चिन्ह का कारण समझ लिया आपने। भुज कोटि वाला क्वेश्चन पूछेगा वो भी आपने क्या कर लिया, समझ लिया। अब देखिए चतुर्थांश 1 का चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस, चतुर्थांश 2 का चिन्ह होता है माइनस कॉमा प्लस, चतुर्थांश 3 का चिन्ह होता है माइनस कॉमा माइनस, और चतुर्थांश 4 का चिन्ह होता है प्लस कॉमा माइनस। ये कहाँ काम आएगा आपके, आप क्यों इसे रटेंगे, आप क्यों इसे याद करेंगे,
तो सर याद रखिएगा इसका जरूरी पड़ेगा आपको। क्या कहाँ पे पड़ेगा? तो देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए भुज और कोटि वाला क्वेश्चन तो आप आराम से आप बना लीजिएगा। कोई भी बिंदु है, मान लीजिए एस कोई बिंदु है 3,8, तो इसमें पहला होता है एक्स निर्देशांक और दूसरा होता है वाई निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक को ही कहते हैं भुज और वाई निर्देशांक को ही कहते हैं कोटि। तो x, y याद रखेंगे, पहला x होता है, दूसरा y होता है, और पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो भुज कोटि वाला क्वेश्चन तो पूछेगा तो सर आप छोड़िएगा नहीं, जरूर बना दीजिएगा कि कौन भुज है कौन कोटि है। लेकिन अब यहाँ से एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पूछेगा बिंदु -2,3 किस चतुर्थांश का बिंदु है। चलो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि बिंदु -2,3 किस चतुर्थांश का बिंदु है, तो आप बताओ किस चतुर्थांश का बिंदु है। कैसे पता चलेगा कि ये किस चतुर्थांश का है? चिन्ह के मदद से। चिन्ह क्या है? तो सर पहला है माइनस, दूसरा है प्लस। तो हम देखेंगे कि किस चतुर्थांश का चिन्ह माइनस कॉमा प्लस होता है, तो मुझे पता चला कि दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह माइनस कॉमा प्लस होता है। और इसका मतलब है कि -2,3 कहाँ होगा? तो चतुर्थांश 2 में ही कहीं पर होगा, चतुर्थांश 2 में ही कहीं पर होगा। आप चतुर्थांश 2 के बिंदु को देख सकते हैं कि पहला माइनस है और दूसरा क्या है? प्लस है। तो यहाँ भी तो पहला माइनस और दूसरा प्लस है, तो इसका मतलब है ये चतुर्थांश 2 का बिंदु है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, 3,5 किस चतुर्थांश का बिंदु है? तो सर पहला भी प्लस में है, दूसरा भी प्लस में है, यानी कि x निर्देशांक भी प्लस, y निर्देशांक भी प्लस। तो इसका मतलब हुआ कि ये बिंदु 3,5 प्रथम चतुर्थांश का बिंदु है, क्योंकि इसका चिन्ह ही होता है प्लस कॉमा प्लस। इसमें कहीं भी कोई बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक भी प्लस होगा और y निर्देशांक भी क्या होगा? प्लस होगा। ये जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, +4,+3 का। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपका हेल्प करेगा चिन्ह। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया -2,-3 किस चतुर्थांश का बिंदु है, या फिर किस पाद का बिंदु है, क्योंकि चतुर्थांश को पाद भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आपने समझा कि क्या समझा कि ये किस चतुर्थांश का बिंदु होगा। तो सर इसका पहला चिन्ह भी माइनस, x और y दोनों क्या है? माइनस कॉमा माइनस है। तो माइनस कॉमा माइनस तो सर ये चतुर्थांश 3 का होता है। इसका मतलब जिसमें दोनों माइनस में हो वो चतुर्थांश 3 का बिंदु होगा। आप देख भी सकते हैं -4 और -4, इसमें कहीं भी कोई भी बिंदु होगा तो उसका जो है वो माइनस माइनस ही होगा। तो आपने देखा कि वो चिन्ह कब काम आएगा, चिन्ह कब काम आएगा वो समझ में आ गया। चतुर्थांश 1, 2, 3, 4 याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस चतुर्थांश का बिंदु है। भुज और कोटि आपने समझा। अब अभी तक हमने आपको 4 बिंदु दिखाया है, लेकिन 4 बिंदु 4 चतुर्थांश में दिख रहा है। 4 के 4 बिंदु अलग अलग 4 चतुर्थांश में दिख रहा है। लेकिन मैं अगर क्या करूँ कि बिंदु को चतुर्थांश में न डाल करके किसी अक्ष पर डाल दूं, या तो मैं x अक्ष पर डाल दूं या y अक्ष पर डाल दूं, तो क्या होगा? देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बिंदु डाल दिया, ये बिंदु डाल दिया मैंने, और इस बिंदु का नाम भी दे दिया। ABCD था पहले से, E नाम दे दिया इसका। क्या नाम दे दिया? E। और मैंने पूछा कि E का निर्देशांक बताओ। मैंने क्या पूछा आपसे? E का निर्देशांक बताओ। तो 1 मिनट आप लोग सोचिए। सोच लिया आपने कि ई का निर्देशांक क्या होगा। सर आप निर्देशांक निकालना तो अभी सिखाए थे। कैसे सिखाए थे? हमने बोला था कि अगर कोई भी बिंदु दे दे, अगर एक्स कार्तीय तल में कहीं भी कोई भी बिंदु दे दे, तो आप उसको पहले एक्स अक्ष पर लंबवत गिराइएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक्स अक्ष पर जाएंगे सीधा नीचे, डायरेक्ट नीचे जाइएगा एक्स अक्ष पर, डायरेक्ट इस बिंदु को लेकर डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं तो कहाँ पर आया? 0 पर आया। आप कहाँ पर आ गए? 0 पर आ गए। तो यहाँ पर एक्स निर्देशांक हो गया 0।
ठीक है। और फिर y निर्देशांक पर जाएंगे तो देखो y निर्देशांक पर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद y पर 2 है। y निर्देशांक यानी कि y अक्ष पर ही है बिंदु, तो y अक्ष पर कहाँ पर है बिंदु, तो y अक्ष पर सर 2 पर है ये बिंदु, y अक्ष पर कहाँ पर है 2 पर। इसका मतलब है कि बिंदु E का निर्देशांक हो गया 0,2, बिंदु E का निर्देशांक क्या हुआ 0,2 हुआ। लेकिन मैं इसी तरह से आपको एक अगला बिंदु दे दूँ, मान लीजिए यहाँ पर, ये मैंने दे दिया अगला बिंदु, और इसका DEF दे दिया मैंने, आपका नाम, इसका नाम क्या दे दिया F दे दिया, और मैं पूछ रहा हूँ कि इसका निर्देशांक बताइए। तो अगर बिंदु किसी अक्ष पर दिया गया है तो उसका निर्देशांक कैसे निकलेगा ये सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो अगर यहाँ पर F बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो नियम वही है कि आप पहले x अक्ष पर जाएंगे, तो x अक्ष पर ऊपर जाना होगा, तो F से ऊपर जा रहे हैं x अक्ष पर, तो कहाँ पर आएंगे हम 0 पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे 0 पर आएंगे, यानी कि x निर्देशांक इसका 0 है, x निर्देशांक कितना है 0 है। और y निर्देशांक कितना है इसका, तो सर y अक्ष पर तो ये खुद बैठा हुआ है, y अक्ष पर तो ये खुद क्या है बैठा हुआ है, तो y अक्ष पर बैठा हुआ है, तो इसका y निर्देशांक कितना है -2 है, y निर्देशांक कितना है -2 है। समझ में आ रहा है कुछ बात। अब यहाँ आपको एक बात पता चला, क्या बात पता चला, आपको एक बात पता चलना चाहिए कि जो भी बिंदु, क्या पता चलना चाहिए कि जो बिंदु y अक्ष पर होगा उसका x निर्देशांक हमेशा 0 होगा, ठीक है। और y निर्देशांक उतना होगा जहाँ पर वो होगा, जैसे ये 2 पर है तो यह y निर्देशांक 2 है, नीचे वाला F बिंदु -2 पर है तो y निर्देशांक -2 है। तो आपने क्या सीखा कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसका x निर्देशांक हमेशा 0 होगा, y से लेके -y तक कहीं भी अगर कोई बिंदु डालते हैं तो उसका x निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। क्योंकि देखिए ये जो मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु याद रखिएगा, मूल बिंदु हमेशा 0 होता है, और मूल बिंदु पर x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0। और मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ, ये है आपका मूल बिंदु, ये क्या है, यहाँ से मैं बाहर निकाल के बता देता हूँ क्योंकि हमें जगह नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस बिंदु के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु, क्या नाम होता है, मूल बिंदु नाम होता है, मूल बिंदु नाम होता है। और याद रखें कि मूल बिंदु का सर कितना निर्देशांक होगा ये बताइए। तो देखिए याद रखिएगा, मूल बिंदु आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर भी है और y अक्ष पर भी है, तो मूल बिंदु के x निर्देशांक भी 0 होता है और मूल बिंदु का y निर्देशांक भी 0 होता है। यही कारण है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0 होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो क्या बताइएगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। और दूसरा बात अभी आप सीख रहे थे कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा, y अक्ष पर होगा तो उसका x निर्देशांक क्या होगा 0, क्योंकि अगर हम यहाँ से x अक्ष पर जाते हैं तो 0 पर चले जाते हैं, इसीलिए x निर्देशांक 0 होगा। अब यही बात हम x अक्ष के बारे में करने वाले हैं। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। तो ध्यान लगाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम EF हमने दे दिया G, इस बिंदु का नाम क्या दे दिया हमने G दे दिया। तो बताइए G का निर्देशांक कितना होगा, फिर EF G, चलो ठीक है, G का निर्देशांक बताइए। तो सर G का निर्देशांक निकालना है, आप बोले थे कि सबसे पहले x अक्ष पर देखना कि कहाँ जा रहा है वो,
तो x अक्ष पर तो -2 पर ये खड़ा ही है, तो x निर्देशांक इसका -2 हो गया। और फिर इससे हम जाएंगे 0 पर। कहाँ पर जाएंगे? 0 पर। इससे कहाँ जाएंगे सर हम लोग? 0 जाएंगे। अरे भाई एक मिनट रुक जाओ। 0 जाएंगे, मतलब y अक्ष पर देखेंगे कहाँ है, तो y अक्ष पर देखिएगा तो सीधा सीधा जाइएगा, सीधा सीधा यहाँ से सीधा सीधा चलते जाइएगा तो y अक्ष पर आप 0 पर जाएंगे। y अक्ष पर कहाँ पर जाएंगे आप? 0 पर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि g का निर्देशांक -2, 0 हो गया। अब अगर मैं एक बिंदु यहाँ दे दूँ, ठीक है, और इस बिंदु का नाम मैं दे दूँ EFGH दे दूँ, मान लीजिए H मान दे दिया मैंने, और H मान मैंने अगर दे दिया और मैं पूछा कि बताओ H का निर्देशांक क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि H x अक्ष पर कहाँ है, तो x अक्ष पर यह है सर 4 पर, तो x निर्देशांक तो इसका 4 हो गया। अब y अक्ष खोजेंगे, y अक्ष पर जाइएगा सीधे सीधे जाते जाइएगा इसी अक्ष को पकड़ते हुए, तो 0 पर आप गए। कहाँ पर गए? 0 पर गए। इसका मतलब y निर्देशांक इसका कितना है? 0 है। y निर्देशांक कितना है? 0 है। तो आप यहाँ से एक बेस्ट कंसेप्ट निकाल पा रहे हैं। क्या निकाल पा रहे हैं? कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा, अगर कोई बिंदु कहाँ पर होगा? x अक्ष पर होगा, तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। यह बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको आगे। ये इतना मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, एकदम डिटेल समझा रहा हूँ, तो ये फालतू ना समझिए, आपको क्या होगा आगे काम आएगा। तो आप यहाँ पर सीख पाएँ, क्या सीख पाएँ? 2 चीज़। पहला चीज़ तो ये सीख पाएँ कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो y के जस्ट उल्टा x निर्देशांक उसका 0 होगा, और अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो x का जस्ट उल्टा y निर्देशांक उसका 0 होगा। अगला सीखा आपने कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक x, y के रूप में होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में होता है, यानी कि पहला x निर्देशांक होता है और दूसरा y निर्देशांक होता है, और x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। इतना आपने समझा कि नहीं समझा? और अगर कोई बिंदु दे दे, आपसे पूछे कि ये किस चतुर्थांश का बिंदु है, तो हम आशा करते हैं कि आप आराम से बता पाइएगा। और तीसरा, अगर कोई बिंदु दे दे, निर्देशांक दे दे और भुज और कोटि का मान पूछेगा, तो आप आराम से बता पाइएगा। इतना हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको ज़रूर जो है समझ में आया होगा। तो ये समझे हम लोग, ये समझे हैं और ये समझे हैं। नोट में कुछ महत्वपूर्ण बात हम लिख दिए हैं, तो अब आप नोट को क्या कीजिएगा? समझने की कोशिश कीजिएगा। आप क्या गया है? सबसे पहला नोट नंबर 1 याद रखिएगा, निर्देशांक को ट्रिपल डैश से सूचित किया जाता है। किससे? ट्रिपल डैश से सूचित किया जाता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, बराबर में 2 ही डैश होता है, लेकिन निर्देशांक को ट्रिपल डैश से सूचित किया जाता है। इसका क्या मतलब है? आप अगर बोलते हैं बिंदु P का निर्देशांक, क्या बोलते हैं? अगर बोलते हैं P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक 3,5 है, बिंदु P का निर्देशांक 3,5 है, तो इसको शॉर्टकट में कैसे बोल सकते हैं? इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं P ट्रिपल डैश 3,5। इसका ट्रिपल डैश का मतलब है कि बिंदु P का निर्देशांक है 3,5। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए। कुछ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो निर्देशांक लिखना आपने सीखा कि ये आप समझ गए कि ये ट्रिपल डैश क्या होता है। तो ट्रिपल डैश जो है आप याद रखें कि निर्देशांक को ट्रिपल डैश से सूचित किया जाता है। फिर P का निर्देशांक 3,5 लिखो या P ट्रिपल डैश 3,5 लिखो, दोनों सेम पढ़ा जाएगा। ये पढ़ा जाएगा बिंदु P का निर्देशांक और ये भी पढ़ा जाएगा बिंदु P का निर्देशांक। तो ये बात आप समझ गए कि ट्रिपल डैश क्या है। अब बढ़ेंगे हम आगे एंड नोट नंबर 2 क्या बोल रहा है? नोट नंबर 2 बोल रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये अभी सुन नहीं रहे, अभी आप देखे भी थे।
इसके बाद याद रखिए कि निर्देशांक को नियामक भी कहा जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि ए का निर्देशांक ठीक है, मान लो कि एक मिनट रुक जाओ, मैं हल्का ये इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको पहले क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ ताकि ये उड़े ना। मान लो कि मैंने बोल दिया, ये तो समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। देखिए मैं बोल सकता हूँ कहीं पर अगर लिखा हुआ है ए 5,6 तो ये भी पढ़ा जाएगा ए का निर्देशांक 5,6। ये क्या पढ़ा जाएगा, ए का निर्देशांक 5,6। तो निर्देशांक को नियामक भी कहते हैं, इसका मतलब ए का नियामक 5,6 बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, ए का नियामक है 5,6। ये भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो याद रखें कि निर्देशांक को ही नियामक कहते हैं। दूसरा याद रखें कि चतुर्थांश को हम लोग पाद भी कहते हैं। चतुर्थांश को क्या कहते हैं, पाद। जैसे ये एक्स अक्ष वाई अक्ष है, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चौथा चतुर्थांश। तो आप इसको पाद 1, पाद 2, पाद 3 या पाद 4 भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि -2,5 किस पाद का बिंदु है, -2,5 किस पाद का बिंदु है। तो पाद मतलब समझ लीजिएगा चतुर्थांश पूछ रहा है, क्योंकि चतुर्थांश का ही दूसरा नाम होता है पाद। चतुर्थांश का ही दूसरा नाम क्या होता है, पाद होता है। तो आपने क्या देखा, हाँ अब बताओ ये किस पाद का है सर, माइनस कॉमा प्लस आ रहा है। पहला तो माइनस है, दूसरा प्लस है, तो माइनस कॉमा प्लस सर किसका चिन्ह होता है। तो सर माइनस कॉमा प्लस जो है वो होता है चतुर्थांश 2 का चिन्ह। इसका मतलब ये बिंदु चतुर्थांश 2 का है। ये बिंदु किसका है, चतुर्थांश 2 का है। तो ये आपने समझा कि चतुर्थांश को पाद भी कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, जो कि पहले ही आपको बता दिए हैं, और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। मैं ये नोट में लिख के आपको दे रहा हूँ ताकि आप जब रिवीजन करें तो आप ऐसे पढ़ सके इसको। नेक्स्ट हमने नोट में लिखा है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है। बिल्कुल ठीक भाई साहब, बिल्कुल ठीक। ये आप वाई अक्ष मान लीजिए, ये एक्स अक्ष मान लीजिए। तो अभी जस्ट मैं बता रहा था कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, अगर कोई बिंदु कहाँ है, एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होगा। अगर ये मान लीजिए कि 5 पर है, ठीक है, ये बिंदु 5 पर है, तो x का मान तो इसका 5 होगा, लेकिन y का मान अगर आप इसको y पर ले जाएंगे तो ये कहाँ पर आया, ये 0 पर आया, तो y का मान कितना होगा, 0 होगा। तो क्या समझा आपने कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, जो कि देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वो x, 0 के रूप में होगा। ये 5 को आप x बोल सकते हैं और 0 तो 0 है। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो क्या होगा, वो x, 0 के रूप में होगा, यानी कि x निर्देशांक वह होगा जहाँ पर वो होगा, और y निर्देशांक उसका हमेशा 0 होगा। अगला बात आप याद रखें नोट में कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता। उल्टा जैसे उसका x अक्ष पर होगा तो y निर्देशांक 0, y अक्ष पर है तो x निर्देशांक 0। इसका मतलब है कि x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वो 0, y उसका निर्देशांक होगा, यानी कि उसका निर्देशांक 0, y के रूप में होगा। उसका निर्देशांक 0, y के रूप में होगा। इतना आप याद रखें। अब एक अगला हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, हम जानकारी लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको आपके टेस्टिंग के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, आपको बिंदु दे दिया गया है और इस बिंदु का कार्तीय तल पर स्थान निर्धारित करना है। ये दिखाना है कि यह बिंदु कार्तीय तल पर कहाँ होगा, यह बिंदु कार्तीय तल पर कहाँ होगा। तो चलिए हल करते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम दिखाएंगे कि P कहाँ है, Q कहाँ है, R कहाँ है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, x अक्ष लेना होगा, y अक्ष लेना होगा।
नाम भी दे दीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई वगैरह, 1 मिनट, इस तरह से आपने दे लिया। अब आपको क्या करना है, देखना है कि जो बिंदु वगैरह है वो कितना, सबसे बड़ा वाला कौन है। तो सबसे बड़ा इसमें 6 है, सबसे बड़ा कितना है, 6 है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं यही कि ये जो होता है मूल बिंदु होता है और ये होता है 0, ठीक, और 0 होता है। एंड क्या करना है, हमें 6 पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6, तो लिख भी देंगे 1 2 3 4 5 6। बाएं साइड सेम टू सेम हम माइनस में लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हल्का आपको गैप दिख रहा होगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ये गैप आप मत कीजिएगा, या आप स्केल से काम कीजिएगा या फिर ग्राफ पेपर पर, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। ये होगा आपका -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4 और ये होगा -5 और ये होगा आपका -6। ऊपर भी लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। नीचे वो करेंगे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 करेंगे। अब क्या होगा, अब आप P बिंदु को, Q बिंदु को, R को, सभी को दिखाएंगे कि इस कार्तीय तल में वो कहाँ पर हैं, इस कार्तीय तल में वो कहाँ पर हैं, ये दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बिंदु P का। P है 2,3 प्लस है, तो मुझे इतना तो ज़रूर पता चल गया कि ये चतुर्थांश 1 में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन चतुर्थांश 1 में कहाँ होगा ये हमें बताना पड़ेगा। चतुर्थांश 1 में कहाँ होगा ये हमें बताना पड़ेगा। यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि P का निर्देशांक 2,3 है, इसका मतलब है कि P x अक्ष पर 2 पर है और y अक्ष पर 3 पर है। तो आप क्या करना, P का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाना 0 पर, यानी कि मूल बिंदु पर। और मूल बिंदु पर खड़ा होने के बाद, यहाँ पर खड़ा होने के बाद मूल बिंदु पर खड़ा होने के बाद आप क्या कीजिएगा, x अक्ष पर 2 पॉइंट चलिएगा, क्योंकि बोला कि x का जो निर्देशांक है, x निर्देशांक जो है वो 2 है। x निर्देशांक कितना है, 2 है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। तो x निर्देशांक 2 है, तो आप क्या करेंगे, मूल बिंदु पर खड़ा होइए और x निर्देशांक पर 2 पर जाइए। तो आप x निर्देशांक पर 2 पर आए, तो ये x पर 2 आ गए। सीधा सीधा चलना है। अगर माइनस रहता तो हम 0 से बाएं साइड 2 जाते, प्लस है तो 0 से दाहिने साइड 2 जाएंगे। तो x पर 2 आ चुके हैं हम। हमेशा याद रखिएगा कि 0 से चलना शुरू करना है, तो हम खड़ा हो जाएंगे 0 पर, यानी कि मूल बिंदु पर। और अगर x निर्देशांक 2 है तो मूल बिंदु से 2 पॉइंट आगे जाएंगे प्लस की ओर, तो आ गए यहाँ पर। अब बोला कि y निर्देशांक 3 है, P का y निर्देशांक कितना है, 3 है। तो आप क्या कीजिएगा, y निर्देशांक 3 है यानी कि +3 है, तो आप 3 पॉइंट ऊपर जाइएगा सीधा सीधा। ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कहाँ जाएंगे, तो आप जाएंगे 3 तक। कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक 3 तक जाइएगा, तो आपको बिंदु मिल जाएगा। करना क्या है देखिए, पहले 0 से आए आप x अक्ष पर 2 पर, और 2 से आप चलते चलते पूरा स्केल बैठा करके आप लोग चलिएगा, तो ये बिंदु आ गया यहाँ। तो इस बिंदु का है नाम P, जिसका निर्देशांक है 2,3। अब P जैसे निकाल लिया वैसे हम आशा करते हैं कि सब निकाल लेंगे आप। Q का क्या होगा देखिए,
क्यू का निर्देशांक निकालना मतलब क्यू को खोजना चाहते कि कहाँ पर है, तो क्यू है 3,0। तो भाई साहब सतर्क हो जाइए, 3,0 का मतलब क्या होता है, इसका y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब है कि ये बिंदु x अक्ष पर होगा, क्योंकि अभी जस्ट हम बताए थे कि जो बिंदु x अक्ष पर होता है उसका y निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर वही होने वाला है। Q कहाँ है ये खोजना है, तो सबसे पहले आप 0 पर खड़ा हो जाइएगा। फिर देखिएगा x निर्देशांक कितना है, तो x निर्देशांक 3 है, +3, तो +3 के तरफ मतलब x प्लस x अक्ष पर 3 कदम चलिएगा। तो 0 से 3 कदम हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको y अक्ष पर 0 कदम चलना है, y अक्ष पर 0 कदम चलना है। अब 3 से मैं आपको बोल रहा हूँ कि y अक्ष पर 0 कदम चलो, तो 0 कदम चलने का मतलब आप वहीं रहो, चलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यही बिंदु है आपका Q, यही बिंदु कौन है, Q है, और उसका निर्देशांक है 3,0। निर्देशांक कितना है, 3,0 है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को चीज़। अब ये अगर समझ में आ गया, अब आप इस तरह से R बिंदु को भी क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो R बिंदु कह रहा है -4,2, तो आप सबसे पहले 0 पर खड़ा हो जाइए, और x पर बोला -4, x पर बोला -4, तो आप x अक्ष पर -4 तक चलिए। तो आ गया आप -4 यहाँ पर आ गए, मान लीजिए x अक्ष पर -4 आ गया, और y पर बोल रहा है +2, y पर बोल रहा है +2, तो आप 4 से y अक्ष पर 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे। कितना पॉइंट ऊपर जाएंगे, 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है यही आपका होगा बिंदु R, यही क्या होगा, बिंदु R होगा, जिसका निर्देशांक x पर तो -4 है और y पर 2 है। ठीक है, अब ले भी जाएंगे तो देख सकते 2 पर जा रहा है, और यहाँ से भी -4 पर आ रहा है, तो इसका निर्देशांक आपने दिखा दिया। बिंदु S बोल रहा है कि 0,5, यानी कि x अक्ष पर 0, तो हम तो 0 से चलना शुरू ही करते थे, तो अब इसने बोल दिया कि 0 x अक्ष पर जाना है, तो x अक्ष पर 0 आ गए, और y अक्ष पर 5, तो y अक्ष पर 5, y पर सीधा चलते चलते 5 पर आएंगे, तो ये होगा। और ये बिंदु S है, इसका निर्देशांक है 0,5, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि y अक्ष का बिंदु है। मैंने बता रखा है कि y अक्ष का जो भी बिंदु होगा उसका x निर्देशांक 0 होगा, तो ये है। t का देखिए क्या हाल है, -4,0, यानी कि x पर -4 जाना है और y पर 0 जाना है। x पर -4 हम गए भी थे एक बार, हम 0 पर खड़ा हो जाएंगे और x पर -4 जाएंगे, तो -4 हम यहाँ आ गए x पर, और x पर -4 आने के बाद y पर 0 जाना है, यानी कि वहीं का वहीं रुकना है, y पर चलने की ज़रूरत नहीं है। और यही बिंदु जो है वो कहलाएगा आपका t, और t का निर्देशांक -4,0, -4, क्या होगा 0। अब आप u के बारे में सोचिए, -6,-3 बोल रहा है, तो सबसे पहले हम 0 पर खड़ा हो जाएंगे और x अक्ष पर -6 चलेंगे, तो -6 आ गए, यहाँ पर आ गया -6, यहाँ पर दे -6, x अक्ष के माइनस पर जो है 6 आ गए, और y पर 3 जाना है। चूँकि -3 जाना है तो नीचे की ओर चलेंगे, -3 जाना है तो कहाँ की ओर चलेंगे, नीचे की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर 3 पॉइंट चलना है, तो लगभग ये पॉइंट होगा। हम उतना माप नहीं पा रहे हैं, स्केल नहीं बैठा पा रहे हैं, इसीलिए हल्का बीच जा रहा है, इसको और हल्का नीचे कर दीजिए, इसको और हल्का क्या कर देंगे, हम नीचे कर देंगे, समझिएगा। ये मान लीजिए लगभग है, ये बिंदु है आपका, मान लो u, ये बिंदु क्या है, u है, और u का निर्देशांक है -6,-3। तो आप का निर्देशांक दिए रहने पर उसका स्थान निर्धारित कर पा रहे हैं। आपको ये काम चैप्टर 3 में भी जरूरी पड़ेगा। जो चैप्टर 3 आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। लास्ट बिंदु भी बचा, +2, -3। तो सबसे पहले आप 0 पर खड़ा हो जाइए और x पर +2 चलिए, और x पर +2 आ गए हम, -3 जाना है y पर,
तो माइनस है तो नीचे जाना होगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे एकदम क्या करेंगे, नीचे नीचे आते जाएंगे और 3 पर आकर के क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो यही बिंदु आपका भी होगा जिसका निर्देशांक 2,-3 होगा, 2,-3 होगा। अब क्या करूं, तो ध्यान दीजिएगा, अब तो ये हो गया ना, अब तो पूरा बिंदु को हमने दिखा ही दिया। तो आपको मैंने दिखाया ये कि अगर बिंदु दिया रहेगा तो कैसे आप काटते तल पर उसको क्या कर पाएंगे, दिखा पाएंगे, कौन बिंदु कहाँ होगा ये आप बता पाएंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो x अक्ष पर बिंदु है उसका y निर्देशांक 0 है, जो y अक्ष पर है उसका x निर्देशांक क्या है, 0 है। यहाँ तक समझने के बाद अब हम चलते हैं आगे और अब हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, दूरी सूत्र पढ़ेंगे। दूरी सूत्र पढ़ने से पहले हम हल्का 1 मिनट पानी पी लेते हैं। तो आप लोग 1 मिनट और वेट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बस 5 से 10 मिनट का और क्लास आपका बाकी है, तो 1 मिनट वेट कीजिए एंड दूरी सूत्र पूरा हम लोग पढ़ ही लेंगे। फिर हम आज की क्लास को क्या करेंगे, बंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अभी तक हम लोग जितने भी बेसिक कंसेप्ट था वो पढ़ाई कर चुके हैं। अब आपको इस चैप्टर में 3 चीज़ पढ़ना। सबसे पहला दूरी सूत्र, दूसरा विभाजन सूत्र और तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम सोच रहे हैं ये कि अभी इतना ही रहने देते हैं, बेसिक कंसेप्ट ही आज रहने देते हैं। और दूरी सूत्र और 7.1 प्रश्नावली 7.1 अगले क्लास में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, जितना ज़्यादा डिटेल में हम अभी आपको बताए हैं उससे कहीं अच्छा ज़्यादा तरीका से हम दूरी सूत्र पढ़ाएंगे आपको। और दूरी सूत्र के बाद प्रश्नावली 7.1 भी शुरू कर देंगे हम लोग। प्रश्नावली 7.1 भी क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस ऐप में आपको सभी सब्जेक्ट का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट, ये सब बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा और बहुत ही आपके तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर LGR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 ऐप दिखेगा, एक तो लाइव ऐप दिखेगा और एक दिखेगा व्हाइट वाला, तो आप दोनों कर लीजिएगा। दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही तैयारी मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।